हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरान्या। वैसे आप लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में और ग्रुप में कि न्यूमेरिकल्स बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स कब कराया जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल डोज सीरीज आपके लिए मैंने शुरू किया है, इसी में सारे के सारे बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे। मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेक्शन में ही बताया था कि बायो प्रोसेस, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाई कैसे करने हैं। आप इतनी डिटेल में आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करके उसके फॉर्मूलाज को कुछ याद होते हैं उसको याद रख लोगे और कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे तो बस काफी रहेगा। और ये न्यूमेरिकल डोज वैसा ही सेशन है जो आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और बायो प्रोसेस का ही ये मेन एम है। ठीक है, न्यूमेरिकल डोज में आपको बायो प्रोसेस ही मिलेगा। ऑलरेडी 3 न्यूमेरिकल डोजेस मैं आपको दे चुकी हूँ। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाके गेट बीटी हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में जाके आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए न्यूमेरिकल डोज 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया है। आपको सिर्फ उसको देखना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ओके, आप अभी भी देख सकते हैं। तो उसमें आपके लिए सारे बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। तो वरी नॉट, टेंशन नॉट गाइस, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ देंगे। स्पेशली जो सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं और उसको हम इन डेप्थ में पढ़ने से ज्यादा वक्त लगता है, उनके लिए हम पीवाईक्यूज प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 3 मंथ का ही कोर्स है। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूँ। बायो प्रोसेस बहुत इन डेप्थ में जाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो ठीक है। अगर बायो प्रोसेस इतनी डेप्थ में जाता है, बहुत स्टूडेंट्स उसको छोड़ भी देते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स बायो प्रोसेस को छोड़ देते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूमेरिकल डोज लेके आई हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स बायो प्रोसेस पढ़ रहे हैं और जो छोड़ने का सोच रहे थे, ठीक है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूमेरिकल डोज बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल काफी रहेगा। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ और। पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूलाज को याद रख लीजिएगा न्यू बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ईस्ट बायोमास। बायोमास दिया है कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 3 एंड नाइट्रोजन ग्रोन ऑन ग्लूकोज इज गिवन एज फॉर्मूला। इक्वेशन के तौर पे आपको दिया है ग्लूकोज प्लस 0.48 अमोनिया प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स 0.48। दिस इज द बायोमास प्लस 3.12 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4.32 वाटर। ठीक है, so the amount of glucose needed for the production of 50 grams per liter of yeast biomass। तो 50 ग्राम्स पर लीटर ऑफ बायोमास को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ग्लूकोज की जरूरत है, कितना ग्लूकोज की जरूरत है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, इन अ बैच रिएक्टर विद वर्किंग वॉल्यूम। वॉल्यूम भी तो आपको पता होना चाहिए ना। 100,000 लीटर इज डैश केजी। तो आपको पूछा गया है कि 50 ग्राम्स पर लीटर, 1 लीटर में 50 ग्राम्स है, पर रिएक्टर के अंदर तो 100,000 लीटर्स है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले टोटल बायोमास के लिए प्रोडक्शन का फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, टोटल बायोमास प्रोडक्शन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 लीटर का ही बताया है, मगर रिएक्टर का वॉल्यूम है 100,000 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम है इतना, उन्होंने सिर्फ 1 लीटर का बताया है। तो हमें फाइंड आउट करना है 100,000 लीटर्स के लिए कितना होगा। ठीक है, बेसिकली 1 लाख लीटर्स के लिए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 50 ग्राम्स पर लीटर इंटू 1 लाख लीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा आपका टोटल बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज 50 इंटू 10 पावर 5 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ 50 आना चाहिए, जीरो मिस हो गया। 50 इंटू 10 पावर 5 ग्राम्स है आपका टोटल बायोमास का प्रोडक्शन। ओके,
फिर ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज फॉर 1 ग्राम ऑफ बायोमास। ठीक है, हमने पहले तो बायोमास कितना होना चाहिए टोटल ये फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नीडेड, तो कितनी ग्लूकोज की जरूरत है। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कितना ग्लूकोज की जरूरत है। ओके, तो यहाँ भी 50 ग्राम्स पर लीटर का दिया है, तो 50 ग्राम्स पर लीटर का बाद में फाइंड करेंगे। पहले 1 ग्राम बायोमास की प्रोडक्शन के लिए कितनी ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है ये तो फाइंड कर ले हम। अगर 1 ग्राम बायोमास की फाइंड कर लेंगे तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल बायोमास के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज फॉर 1 ग्राम बायोमास, 1 ग्राम बायोमास के लिए कितनी ग्लूकोज की जरूरत है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है मोल्स का, मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है वेट, ग्राम्स मतलब वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट का क्या फॉर्मूला होगा, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोच के देखिए। मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, वही हम करेंगे। तो बायोमास का उन्होंने कॉम्पोजिशन दिया है, आपको यहाँ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट देना है। ठीक है, ये मोल्स है। ठीक है, बायोमास मोल्स में दिया है। ओके, सो कार्बन 6 है इंटू मॉलिक्यूलर वेट 12, हाइड्रोजन 10 मोल्स मॉलिक्यूलर वेट 1, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूलर वेट 16, नाइट्रोजन का है आपका 14 मॉलिक्यूलर वेट 1, मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 है और दिया गया कंपोजिशन 1 है। तो इसको टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 150 ग्राम्स। तो टोटली इस कॉम्पोजिशन का है 150 ग्राम्स, इस कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमास है 150 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ बायोमास है। तो 1 मोल ऑफ बायोमास इज इक्वल टू 150 ग्राम्स, है ना। ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ बायोमास इज इक्वल टू 150 ग्राम्स। ठीक है, और कहां से मिल रहा है हमें, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितनी बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, 0.48 बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि आपका बायोमास का वेट 150 ग्राम है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ बायोमास इज 150 ग्राम, अभी हमने देखा। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी 180 ग्राम्स। और ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, राइट। उसमें भी वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मिलेगा, टोटल करोगे तो 180 ग्राम्स मिलेगा। ओके, जैसे हमने बायोमास का किया था। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी 180 ग्राम्स। अभी हम इसको इक्वेट करेंगे। अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 0.48 मोल्स ऑफ बायोमास है, ठीक है, ये कहां से मिला, ये वाला स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से मिला। यहाँ बताया दिख गया है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से हमें 0.48 बायोमास मिला है, 0.48 मोल ऑफ बायोमास हमें मिल रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 0.48 मोल्स ऑफ बायोमास। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या है, 180 ग्राम्स है, जो कि हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। 0.48 को ऐसे ही रख लीजिएगा, इनटू मोल्स ऑफ बायोमास कितना है, 150 ग्राम्स, उसको यहाँ डायरेक्टली डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ 150 ग्राम्स ऑफ बायोमास के बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो 1 ग्राम ऑफ बायोमास के बारे में फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 ग्राम ऑफ बायोमास इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 0.48 इंटू 150। तो 1 ग्राम ऑफ बायोमास की प्रोडक्शन के लिए 2.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की जरूरत है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ग्लूकोज की अमाउंट ही पूछा गया है फॉर टोटल बायोमास। ठीक है, अगर 1 ग्राम के लिए 2.5 ग्राम्स चाहिए तो टोटल बायोमास कितना है, 50 इंटू 10 पावर 5 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद 2.5। ठीक है, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल बायोमास को और आपको मिल जाएगा 12,500 kg। ठीक है, 50 इंटू 10 पावर 5 ग्राम्स ऑफ बायोमास को प्रोडक्शन करने के लिए 12,500 kg ऑफ ग्लूकोज की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a cross flow filtration process, the pressure drop मतलब delta P is 2 atmosphere. Inlet feed pressure is PI 3 atmosphere. Filtrate pressure PF is equal to atmosphere मतलब 1. The average transmembrane pressure drop that is delta PM पूछ रहे हैं in atmosphere. इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. ओके, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला है डेल्टा पीएम इज इक्वल टू पीआई, दैट इज प्रेशर इनलेट का प्लस प्रेशर आउटलेट का डिवाइडेड बाय 2 माइनस पीएफ. पीएफ मतलब फिल्ट्रेट का प्रेशर. ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, इनलेट प्रेशर दिया है, फिल्ट्रेट प्रेशर दिया है. हमें फाइंड आउट करना है आउटलेट प्रेशर. आउटलेट प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा पी से. डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू इनलेट माइनस आउटलेट. ठीक है, इनलेट प्रेशर माइनस आउटलेट प्रेशर करेंगे, दैट इज 3 माइनस 2 इज 1. तो पी आउटलेट होगा आपका 1 एटमॉस्फेयर. सारे की सारे वैल्यूज हमारे पास हैं और डायरेक्टली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमें मिल जाएगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर ड्रॉप. डेल्टा पीएम इज इक्वल टू इनलेट क्या है 3 एटमॉस्फेयर प्लस आउटलेट 1 एटमॉस्फेयर बाय 2 फ्रॉम द फॉर्मूला एंड माइनस 1 पीएफ का. आपको आंसर मिलेगा 1 एटमॉस्फेयर. ओके, थर्ड क्वेश्चन. An industrial fermenter containing 10,000 liters of medium needs to be sterilized. ओके, आपके पास एक फर्मेंटर है इंडस्ट्रियल वाला, ठीक है, इमेजिन कीजिए, और उसमें 10,000 लीटर ऑफ मीडिया है और उसको हमें स्टेरिलाइजेशन करना है. स्टेरिलाइजेशन का मतलब है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको किल करके उस मीडिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना है. ठीक है, तो इनिशियल स्पोर कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम इज 10 पावर 6 स्पोर्स पर ml. तो इनिशियल स्पोर कॉन्सेंट्रेशन पर ml में कितना है, 10 पावर 6 है. ठीक है, द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन दैट इज 10 पावर माइनस 3. तो बिफोर स्टेरिलाइजेशन उन्होंने आपको बता दिया 10 पावर 6 पर ml का बताया है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा. ओके, और आफ्टर स्टेरिलाइजेशन कितना होना चाहिए वो भी आपको बता दिया 10 पावर माइनस 3. ठीक है, डेथ रेट कांस्टेंट भी दे दिया आपको 4 पर मिनट. टेम्परेचर इज 121 डिग्री सेल्सियस. Assume that there is no cell death during heating and cooling process. The holding time of the sterilization process. So इन सारे डेटा को रख के हमें फाइंड आउट करना है कि होल्डिंग टाइम कितना है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का इन मिनट्स. ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में ये देखिएगा कि ये आंसर कौन से यूनिट में पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. अगर आपका आंसर सही भी हो सकता है मगर आपने यूनिट के हिसाब से आंसर नहीं दिया तो वो गलत है. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, ln n1 by n2 इज इक्वल टू kd thd. ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ. n1 मतलब इनिशियल पोर्स, ओके, नंबर ऑफ इनिशियल पोर्स. n2 आफ्टर स्टेरिलाइजेशन कितना होना चाहिए, kd आपका डेथ रेट कांस्टेंट है, thd कुछ भी नहीं है, होल्डिंग टाइम है. hd मतलब होल्डिंग, t मतलब टाइम. ओके, तो ln ऑफ पहले बिफोर स्टेरिलाइजेशन कितनी स्पोर्स थी डिवाइडेड बाय आफ्टर स्टेरिलाइजेशन कितनी स्पोर्स होने चाहिए इज इक्वल टू डेथ रेट. कैसा मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ डेथ, कांस्टेंट उसका, फिर होल्डिंग टाइम. ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पोर का हमारा 10 पावर 6 स्पोर्स पर ml. अगर हमें लीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 10 पावर माइनस 3 आएगा यहाँ डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 3. 10 पावर माइनस 3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 10 पावर 3 बन जाएगा. सो टोटल करेंगे तो 10 पावर 9 स्पोर्स पर लीटर. इनिशियल नंबर ऑफ स्पोर्स, ये तो कॉन्सेंट्रेशन था, हमें नंबर फाइंड आउट करना है. नंबर के लिए क्या करेंगे, ये तो 10 पावर 9 स्पोर्स पर लीटर में है तो टोटल तो हमारा 10,000 लीटर है ना. 1 लीटर में तो हमें पता चल गया, हमें फाइंड आउट करना है 10,000 लीटर में, तो इंटू 10 पावर 4 करेंगे हम. सो टोटल स्पोर्स, इनिशियल स्पोर्स 10 पावर 13 मिलेगा आपको. फाइनल इज n2 10 पावर माइनस 3 क्वेश्चन में ही दिया है. kd डेथ रेट कांस्टेंट 4 पर मिनट भी क्वेश्चन में दिया है. अभी हम इस सब को सारे डेटा को फॉर्मूला में यूज करेंगे. तो ln ऑफ n1 by n2, n1 is 10 power 13
divided by N2 is 10 power minus 3 is equal to TD is 4 into TDH. हमें फाइंड आउट करना है आई मीन THD, हमें फाइंड आउट करना है होल्डिंग टाइम, THD फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस सबको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 9.21 मिनट्स। ये है आपका होल्डिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस एंड द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ अ लैब स्केल फर्मेंटर। ओके, लैब स्केल फर्मेंटर का डायमेंशंस और ऑपरेटिंग कंडीशंस आपको दिया है। वॉल्यूम है 1 लीटर, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, एजिटेटर स्पीड है 600 आरपीएम, रेशियो ऑफ इम्पेलर डायमीटर टू फर्मेंटर डायमीटर। तो इम्पेलर डायमीटर डिवाइडेड बाय फर्मेंटर डायमीटर, ये होता है रेशियो, वो है आपका 0.3। तो दिस फर्मेंटर नीड्स टू बी स्केल्ड अप टू 8000 लीटर। तो 1 लीटर से हमें इसे स्केल अप करना है 8000 लीटर तक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इफ द स्केल अप इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट इम्पेलर टिप स्पीड। तो स्केल अप किसके बेसिस पे है? इम्पेलर टिप स्पीड के बेसिस पे है। तो द स्पीड ऑफ द एजिटेटर इन द लार्जर वेक्टर आई मीन लार्जर रिएक्टर इज डैश। तो आपको वो पूछ रहे हैं कि तो आपसे पूछ रहे हैं कि लार्जर फर्मेंटर जो है ना उसमें एजिटेटर स्पीड क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आरपीएम में उन्होंने पूछा है। ओके, अस्यूम दैट द स्केल अप फैक्टर इज क्यूब रूट ऑफ रेशियो ऑफ फर्मेंटर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो उन्होंने स्केल अप फैक्टर भी आपको दे दिया है, रेशियो ऑफ फर्मेंटर वॉल्यूम्स द होल पावर 1/3 क्यूब रूट। ठीक है, ओके, तो ये है आपका छोटा फर्मेंटर, दिस इज आपका लार्ज फर्मेंटर। उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है इम्पेलर टिप स्पीड। ओके, तो इम्पेलर टिप स्पीड का फॉर्मूला है पाई NI/DI। ओके, N है एजिटेटर का स्पीड, ओके, आरपीएम में, D इज द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर। ओके, तो छोटे फर्मेंटर का वॉल्यूम है 1 लीटर, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, एजिटेटेड स्पीड है 600 आरपीएम। उन्होंने डायमीटर ऑफ इम्पेलर टू डायमीटर ऑफ फर्मेंटर का रेशियो 0.3 बताया है और इम्पेलर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर बताया है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर फर्मेंटर 8000 लीटर बताया और कुछ भी हमें नहीं बताया, हमें सिर्फ n फाइंड आउट करना है फॉर लार्ज फर्मेंटर। तो क्या करेंगे हम? पहले स्केल अप फैक्टर को यूज करेंगे। तो स्केल अप फैक्टर क्या है? रेशियो ऑफ लार्जर फर्मेंटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल फर्मेंटर वॉल्यूम द होल पावर 1/3, क्योंकि एक क्यूब रूट है, आपको मिलेगा 20 इज द स्केल अप फैक्टर। आपको इसे क्वेश्चन में दिए गए कांस्टेंट इम्पेलर टिप स्पीड के फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका इम्पेलर टिप स्पीड का? NI/DI। ठीक है, तो DI है, आपको DI फाइंड आउट करना है ऑफ द लार्जर फर्मेंटर। ओके, तो हम उसके लिए स्केल अप फैक्टर यूज करेंगे। तो DI ऑफ द लार्जर फर्मेंटर इज इक्वल टू स्मॉलर फर्मेंटर का DI इंटू 20, जो कि स्केल अप फैक्टर है, आपको मिलेगा 120 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले फर्मेंटर का इम्पेलर का जो डायमीटर है वो है 120 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हमने उसे स्केल अप कर दिया। अभी हम इस फॉर्मूला में इसको डालेंगे, पाई NI/DI ऑफ स्मॉल फर्मेंटर इज इक्वल टू पाई NI/DI ऑफ द लार्ज फर्मेंटर। पाई पाई को कैंसिल किया, NI है आपका स्मॉल फर्मेंटर का 600 आरपीएम, DI 6 है। ओके, NI फॉर लार्जर फर्मेंटर वही हमें फाइंड आउट करना है इन आरपीएम, DI दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट किया है यहाँ 120। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो NI का वैल्यू मिलेगा 30 आरपीएम, जो कि हमारा आंसर है फॉर लार्जर फर्मेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the movement of uncharged molecule is done by the active transport. The concentration ratio of C in by C out is 1.6. ओके, R का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर का दिया है और एनर्जी पूछ रहे हैं, मतलब डेल्टा G, फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहे हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln K इक्विलिब्रियम। R का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है, K इक्विलिब्रियम का भी वैल्यू दिया है। ठीक है, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू है C in by C out, दैट इज 1.6। डायरेक्ट फॉर्मूला में एंट्री करो, सारे डेटा, आंसर फाइंड आउट करो, आपको मिल जाएगा डेल्टा G वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, इसलिए टेम्परेचर को 37 डिग्री नहीं डालने का है, आपको केल्विन में बदल के उसे डालना है। ओके, केल्विन में कैसे बदलेंगे? +273, जितना भी टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है इन डिग्री सेल्सियस, +273 करोगे तो आपको मिल जाएगा केल्विन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a UV visible spectrophotometer has a minimum detectable
अब्जॉर्बेंस, तो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी है 0.02। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोटीन सैंपल दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली इन दिस इंस्ट्रूमेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। पाथ लेंथ है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, वो है आपका 10,000 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड आउट करना है सी वैल्यू। तो ये है बियर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। आपको E की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले फॉर्मूला को अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। C इज इक्वल टू A बाई एप्सिलॉन L। ओके, A की वैल्यू है 0.02, एप्सिलॉन इज 1, ओके, नो एप्सिलॉन इज 10 पावर 4 एंड पाथ लेंथ इज 1। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 पावर -6 मोल पर लीटर। आपको तो मोल पर लीटर ही मिलेगा, मगर हमें क्वेश्चन में माइक्रो मोल पे पूछा है। दे आर आस्किंग क्वेश्चन इन माइक्रो मोल। 10 पावर -6 क्या होता है? माइक्रो होता है ना। 10 पावर -6 क्या होता है? माइक्रो होता है। तो 2 माइक्रोमोल पर मोल पर लीटर को क्या लिखेंगे हम? मोलर। मोल पर लीटर इज मोलर, तो 2 माइक्रोमोलर आपका आंसर है। दैट इज ऑल गाइस। आज के लिए आपका न्यूमेरिकल डोज खत्म हो रहा है। सारे के सारे बायोप्रोसेस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी गेट के लिए सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल डोज में ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल डोज को फॉलो करना है। ओके, न्यूमेरिकल डोज मैं डालती ही रहूंगी आपके चैनल में, गुरुमंत्र चैनल में डालती ही रहूंगी, बस आपको फॉलो करना है। ओके, आपको अगर CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए नेहा कोड यूज कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस वीडियो और हमारी सेशंस के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।